हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान में है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लास मैथ का है, लेकिन मैथ में हम लोग जो 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है उस पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। वैसे ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन उन क्वेश्चन में कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहा है, इन्हें इनके आने की संभावना ज्यादा है अदर की कंपैरिजन में। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अदर की कंपैरिजन में हावी होने के लिए ज्यादा तत्पर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। हर एक्सरसाइज से, प्रश्नावली से जैसे समझते बनो वैसे मैं एक एक दो दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको डालते जा रहा हूँ। और इस तरह से ओवरऑल देखेंगे, जब हो जाएगा तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने पड़ जाएंगे। तो इन सिलेक्टेड क्वेश्चन को अगर आप देख के एग्जाम में जाएंगे तो 100% बता रहा हूँ आपको ज्यादा से वो मिलेगा। क्या बोलते हैं, बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं पहले क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इस पे अगर कॉन्सेप्ट लग रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को मैं मजबूती से बता भी देता रहा हूँ। सबसे बड़ी फायदा तो ये है, आपको देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन भी फ्रंट पे लग रहा है और उसका पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप सीख ले रहे हैं। इससे ज्यादा बेनिफिट तो आपको मेरे ख्याल से कहीं पे नहीं समझ में आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके फ्रंट पे लगते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ और आपको केवल बैठ के सीखना है। तो अगर ज्ञान ऐसे मिल रहा है तो मेरे ख्याल से अगर आप छोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा डिफेक्ट आएगा आपके ऊपर। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ और आज के क्वेश्चन जितने भी है सब सिलेक्टेड है, मस्त है। पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाऊंगा, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। आज के जो क्वेश्चन होंगे, आपने पढ़ा होगा दो आपका जो दो चर के रैखिक समीकरण है, दो चर का रैखिक समीकरण है, इसमें संगत और असंगत वाली बात आ जाती है, समांतर और असमांतर वाली। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या कर लेंगे, आज हैंडल करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से, छोटे मोटे तरीके से नहीं, मस्त तरीके से बताऊंगा। और आप पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, देखिए कितना मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका लगाता हूँ इस टाइप के और बताऊंगा बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। बता रहा कि क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। बता रहा कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करिए कि निम्नलिखित रैखिक युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या फिर क्या है, समपाती है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जिससे क्वेश्चन ये है 5x - 4y + 8 = 0 और उसके बाद 7x + 6y और -9 इक्वल कितना है, 0 है। तो ये क्वेश्चन ये बता रहा हूं आपसे, करना क्या है, इसमें आपको चेक करने के लिए बोल रहा है कि ये रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है और या फिर क्या है, समपाती है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, अगर कोई भी डेटा मिलता है तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आप भी सॉल्यूशन करिएगा, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के बाद लिखते हैं हम लोग क्या है, दिया है, और आप भी लिख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये है आपका कितना, 5x और उसके बाद माइनस का 4y है और प्लस का 8 है इक्वल 0 और एक है 7x प्लस में 6 का y है और उसके बाद माइनस का कितना है, 9 है, उसके बाद कितना है, 0 है। इसको आपको बताना है कि ये क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर इसको, ये किसका समीकरण है, ये किसी रेखा का समीकरण है। किसका है, रेखा है। आप जानते हैं, अगर मैं आपको चलिए क्वेश्चन बताने से पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको नहीं पता है तो आज से पता हो जाएगा कि एक ये रेखा का समीकरण होता है। आप कहेंगे सर कैसे पहचाने कि रेखा का समीकरण है, मैं पहचानने का तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर रेखा का समीकरण होगा तो उसमें दोनों चर आपको नजर आएगा, दोनों चर के पास एक घात अगर नजर आएगा तो समझ लेना कि वो रेखा का समीकरण है। देखिए, एक x और एक y चर है, इसके पावर 1 1 है तो रेखा का समीकरण होता है। वही हालत, तो एक रेखा ये है, एक रेखा ये, कौन सी रेखा है, और वो ये वाली रेखा, वो गांव वाली रेखा नहीं। एक रेखा गांव वाली भी होती है, मैं उस रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाली रेखा की बात कर रहा हूँ। तो ये जो रेखाएं होती है ना, इनके समीकरण निकल के आते हैं और इस टाइप के समीकरण होते हैं। बचपन में हम लोग तो खाली रेखा जानते थे, समीकरण नहीं जानते थे, लेकिन अब समीकरण भी जानना होगा। जैसे एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया। अगर दो रेखाएं होते हैं ना तो इनमें 3 केस हो सकता है। कौन कौन से, या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर दे, कट कर दे, एल और एम नाम दे दिया। इसमें 3 केस हो सकते हैं।
या तो ये दोनों रेखाएं दूसरे को क्या करते हैं, इस तरह से इंटरसेक्शन करेंगे। अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा का ये सकता है कि ये रेखाएं कट ही न करें, दोनों एक दूसरे क्या हो, समांतर हो जाए, दो केस। और इसका जो तीसरा का केस निकल के आता है, हो सकता है कि दोनों रेखाएं क्या करें, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना स्टार्ट कर दे। एक दोनों दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर दे, इस तरह से ओवरलैप करना स्टार्ट कर दे। ओवरलैप का मतलब समझते हो ना, ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जैसे घड़ी में जब 12 बजता है तो वहां पे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती है तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरलैप कर रही है। तो ये तीन केस बनते हैं, इनमें सवाले बनते हैं और तीनों के तीनों केस इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसे नहीं मिलेगा चित्र ये वाला, समझे ना। अब कैसे मिलेगा, अब ऐसे नहीं मिलने वाला है ना, इतना ऐसे नहीं मिलेगा, अब ऐसे मिलेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं मजबूती के साथ बता देता हूँ। देखिए मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हो जाए आपका क्या, a1x अब प्लस b1y अब प्लस में c1 बराबर 0 हो, एक रेखा समीकरण इस टाइप का हो, और दूसरा का रेखा समीकरण हो a2x अब b2y प्लस में कितना c2 बराबर कितना हो, अगर 0 हो। दो रेखा का समीकरण है, इसको समीकरण फर्स्ट बनाइए और इसको समीकरण कितना सेकंड बनाइए। तो यहाँ से तीन केस निकल के आपका आ जाएगा दो, और उसके बाद तीसरे का, यहाँ से तीन केस निकल के आ जाएगा। पहला केस होगा कि अगर ये दोनों रेखाएं क्या हो समान, अगर ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पे क्या करें, प्रतिच्छेद करती हैं, कितने पॉइंट पे। अगर पहला कंडीशन यहाँ से आता है कि अगर ये एक पॉइंट पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, क्लियर। तो उसका कंडीशन ये होता है कि अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन करता है तो a1 अपान a2 और उसके बाद नॉट इक्वल b1 अपान क्या b2 नॉट इक्वल c1 अपान क्या c2। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन करता है तो अगर ये समांतर अगर हो जाता है, कौन सा, अगर ये समांतर हो, ये दोनों रेखाएं अगर समांतर होती है, और समांतर का एक और नाम होता है, समांतर को बोलता है असंगत, समांतर असंगत। और समांतर के केस में हल नहीं निकल पाता है, क्योंकि रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो इंटरसेक्शन ही नहीं करेंगी। तो उसकी कंडीशन ये होती है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 और नॉट इक्वल c1 अपान c2। और किसका है, समांतर का केस है। और तीसरा का जो एक केस होता है ओवरलैप हम लोग बोलते हैं, या फिर ओवरलैप, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, संपाती, ओवरलैप या संपाती, और या इसी को बोलेगा कि संगत, इसे क्या बोलेगा, संगत बोलेगा। तो इसकी कंडीशन जो निकल के आती है यहाँ से a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 और इक्वल c1 अपान क्या होता है, c2 होता है। तो यही तीन कंडीशन है एकदम इंपॉर्टेंट वाले। अब ये तीन कंडीशन अगर याद हो गया तो फिर आप काम कर लोगे, अगर ये तीन कंडीशन याद नहीं होगा तो फिर काम बातें बिगड़ जाएगी फिर, क्लियर। तो ये मेन स्ट्रक्चर हो गया ना। ये अगर ये दो रेखा का समीकरण दिया गया तो आप देख रहे हैं सब में अनुपात लगा हुआ है, a1 अपान a2 का, a1 अपान a क्या है, ये सब गुणांक है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। इक्वल 0 होना चाहिए, ये बात याद रखना, इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होगा तभी जुगाड़ करना, बात बनेगी। सब में देख रहे हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2, सब में लगा हुआ है अपान, किसका, इनके गुणांकों का। तो चलिए बस इस पे क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन दिया था, इसमें आपको बताना है कि ये संगत है कि या फिर असंगत है। जो सवाल दिया गया है इसको चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। अगर हमको कंडीशन अगर संगत और असंगत वाला याद होगा तो हम लोग काम कर लेंगे। देखिए संगत और असंगत, एक कंडीशन यहाँ पे है और एक कंडीशन ये यहाँ पे है, दूसरा का कंडीशन यहाँ पे है, क्लियर। तो इससे हम लोग पता कर लेते हैं। तो कैसे पता करेंगे, अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 नॉट इक्वल c1 अपान c2 क्या आ गया, इनका रेशियो तो समांतर हो जाएगा, या फिर इसे बोलेंगे असंगत। और अगर समांतर होगा और अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 अगर ये इक्वल आ गया तो ऐसे केस में ये हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, ये ऐसे केस में हमारा क्या होगा, संपाती हो जाएगा।
क्लियर। और एक केस और आपको बताना है कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। क्वेश्चन इसमें बोला हुआ है कि रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब से पूछ रहा है वैसे कि ये क्या है, ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है, संगत है या फिर असंगत है। यानी समांतर और असमांतर और 3 कंडीशन पूछा है इसमें कि बताओ कि दिया गया समीकरण जो है वो समांतर है और असमांतर है, समांतर है असमांतर है और एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो मुझे क्या पता कि ये रेखाएं समांतर है कि असमांतर है कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो ऐसे पता करने के लिए अब लिखेंगे, अब क्या कर लेते हैं ना, इनका रेशियो लगा लेते हैं। देखिए सब में लगा हुआ रेशियो। अब मुझे नहीं ना पता है इस रेखा के बारे में कि संगत है कि असंगत है कि क्या है, तो क्या कर लो, इनके गुणांकों का रेशियो लगा लो। ठीक भाई, तीनों की संभावना तो बन रही है ना कि ये तीनों हो सकता है, चाहे संगत होगा या तो असंगत होगा, और या तो एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा यानी सेंस चाहे एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा, और या फिर समांतर होगा या फिर असमांतर होगा। तो जल्दी देखिए क्या होता है। अब इसका रेशियो लगा लेते हैं। यहाँ से क्या कर लेते हैं, 5 बटे कितना, देखो कैसे, अब 5/7 चिन्ह से लगाना, -4 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 8 बटे क्या 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, एक का चिन्ह प्लस है। अब कहोगे सर इनमें से बीच में का कोई इक्वल सिक्वल नहीं डाल रहा है वैसा, इसलिए नहीं डाल रहा हूँ ना क्योंकि मुझे नहीं ना पता है कि इनमें से तीनों में से क्या है। तो जब कोई पता ही नहीं तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, कोई नहीं लगाऊंगा फॉर्मूला ना, बस इनके जो गुणांक है उनका अनुपात निकाल दिया मैं। अब देखिए अब क्या होगा, अब अगर कटने लायक रहेगा तो इसको काट के छोटा कर लेना, एक 5/7 रहने देना, बीच में से इस पे छोड़ते रहना, ये 2 से कटेगा ना तो ये -2/3, और फिर ये तो नहीं कटेगा, माइनस को ऊपर करना चाहते हो कर लो, -8 बटा कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। बस इससे ज्यादा तो हल नहीं होगा, इससे ज्यादा तो हल नहीं होगा। तो बताओ क्या ये तीनों, अब देखो क्या ये तीनों बराबर है, देखो 5/7 ये -2/3 और ये बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं बराबर है। कहाँ बराबर है, तो अब जब बराबर नहीं है तो मतलब हमको ये समझ आ गया कि ये तो डेटा बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, मतलब ये सब आपस में बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल लग जाएगा। अब इसका बीच चिन्ह डिसाइड हो गया हमको कि नॉट इक्वल लगेगा, तो ऊपर भी लगा लो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल लग गया। अब उसके बाद देखेंगे, अब बताओ ये कौन सा कंडीशन मैच खा गया, कोई भी पद बराबर नहीं है। तो बताओ किसमें कोई भी पद नहीं बराबर है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये भी पद नहीं बराबर है। तो ये वाला कंडीशन एक पहला मैच खा गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि सर यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, यहाँ पे कुछ भी बराबर नहीं है, लिख देंगे। उसके बाद अतः यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख देंगे अतः यह वाला कंडीशन मैच खा रहा, अतः यह एक बिंदु पे, अतः यह रेखाएं, ऐसे लिख देंगे, अतः यह रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। कितने पॉइंट पे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बस एक टाइप याद होना चाहिए, बाकी सारे के सारे आप कर लोगे। एक उदाहरण में समझा दिया। और भी क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, तो मैंने आपको टाइप सिखाऊंगा ना, यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताना है, तो ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। टाइप याद रख लो, एक कॉन्सेप्ट याद रख लो, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको आपको हैंडल कर लेना है। अब चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट टाइप को। देखिए इसका नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है बता रहा है कि एक आयताकार भाग की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर क्या है अधिक है, और उसके बाद इसके साथ साथ इसका अर्ध परिमाप बता रहा है कि कितना है 36 है। तो फिर आपको बता रहा है भाग की बीमाएं बताइए। बीमा का मतलब क्या होता है, लंबाई, और आपको क्या बतानी, इसकी चौड़ाई बतानी है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड के पेपर में तो आप करिएगा सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखिएगा क्या दिया है, और उसके बाद क्या डैश, वही से काम कर लेंगे। एक आयताकार भाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर क्या है अधिक है। पहले मैं इमेज बना देता हूँ। एक आयताकार कोई भाग हो गया, क्या हो गया, कोई भाग हो गया आयताकार ए बी सी और डी। कह रहा एक आयताकार भाग की जो लंबाई है वह उसके चौड़ाई से क्या है 4 सेंटीमीटर क्या है अधिक है। लंबाई देखो कैसे बना रहा हो, ध्यान देखना,
मतलब उसकी लंबाई जो है ना वो उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। कितना सेंटीमीटर में दिया है या फिर मीटर में? मीटर में दिया है। 4 मीटर अधिक है, लंबाई अधिक है चौड़ाई से, जाहिर सी बात है अधिक तो रबे करेगी लंबाई। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं मान लेता हूँ इसकी जो चौड़ाई है वो x है। कितने मीटर का चौड़ाई मैंने मान ली x मीटर, तो उसकी जो लंबाई होगी उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये x माना हो तो उससे 4 अधिक हो जाएगा, यानी ये x प्लस 4 मीटर का हो जाएगा। कौन सी चौड़ाई? तो यही इसकी, तो इसकी विमाएँ बताइए। विमाएँ का मतलब लंबाई और क्या निकालना है, इसकी चौड़ाई निकालनी है। कोई बात नहीं, लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया में हम लोग लिख लेते हैं दिया है। दिया के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका दिया है हमको क्या, बाघ का अर्ध परिमाप, बाघ का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अरे बाघ का जो अर्ध परिमाप है वो आपका है कितना, 36 मीटर दे दिया है। अब उसके बाद और हमको क्या कर लेना है, और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं माना, और आयताकार बाघ जो है ना, आयताकार बाघ की क्या लंबाई, जो आयताकार बाघ है ना उसकी लंबाई, लंबाई नहीं, पहले हम लोग आयताकार बाघ की क्या मानेंगे, चौड़ाई बना लेते हैं। कितना, x। आयताकार बाघ की यहाँ से बना लो क्या, चौड़ाई मानेंगे, रेवेन्यू बाघ बनेगी, चौड़ाई को मैंने मान लिया x। तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आयताकार बाघ की क्या लंबाई, वो हो जाएगी उसकी चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है ना। तो x प्लस 4 किसमें है, ये सब मीटर में आएगा, मीटर में आएगा। और आपको निकालना है बाघ की विमाएँ निकालनी है, मतलब विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क है, यही निकालनी है आपको। विमाएँ का मतलब लंबाई यल बराबर क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद चौड़ाई ब्रिज जिसको बोलते हैं, और वो बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब इसके बाद लगा लेते हैं हम लोग फार्मूला, और उसके बाद यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। कौन सा फार्मूला बैठाएंगे इसमें, देखिए लंबाई, चौड़ाई और अर्ध परिमाप दे दिया है, लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है, और अर्ध परिमाप दिया है, और पार्ट है आयत का। तो बस एक आयत का फार्मूला आता है, छोटा सा बहुत प्यारा सा है, क्या, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में l प्लस b। वही वाला फार्मूला बैठेगा, उसी वाले फार्मूले से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हैंडल कर लेते हैं। तो यहां से लगाते हैं फार्मूला और लिख लेते हैं आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में l प्लस b। लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। अब थोड़े से इसमें रखना है 2 कोष्ठ में लंबाई इसकी कितनी है, x प्लस चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई है कितना, x प्लस कितना 4, ये रख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे अर्ध परिमाप कि अर्ध परिमाप में क्या रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं अर्ध परिमाप में क्या डालेंगे, अरे सॉरी, अर्ध परिमाप तो 36 दिया है, लेकिन हमारा ये आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप है, वो आयत का आधा परिमाप दिया है। अर्ध का मतलब होता है आधा, बाघ है तो बाघ कैसा है, आयताकार है, तो बात वही है। यहाँ पे अर्ध परिमाप दिया है, मतलब अर्ध का मतलब होता है आधा परिमाप दिया है, मतलब आयत का आधा परिमाप दिया है। और फार्मूले में हमको मांगता है आयत का परिमाप, तो परिमाप का मतलब पूरा परिमाप चाहिए। परिमाप क्या होता है, परिमाप जैसे ये चित्र आपको आयत दिख रहा है ना, ये आयत, इसका परिमाप का मतलब होता है जो ऊपर हम लोग चलते हैं ना, इस पे, इस वाले ऊपरी वाले भुजा पे जब चलेंगे तो उसका परिमाप होता है। तो इसका अर्ध परिमाप दिया है 36, तो पूरा कितना होगा, 36 में 72 होगा, कितना होगा, 72 होगा। अब कहो ऐसे नहीं समझ आया, मैं समझा देता हूँ, नहीं समझा तो मैं समझा देता हूँ। जैसे आधा आलू, एक मैं कह दूं कि आधा आलू है वो 2 किलो का था, तो कोई पूछते तो पूरा आलू कितने का रहा होगा, तो 4 किलो का रहा होगा। एक केक मैंने कर दिया, एक केक का एक आधा केक था, मैंने बोला ऐसे कर दो कि आधा केक जो था वो 2 किलो का था। तो अब कोई पूछेगा तो पूरा कितने का रहा होगा, तो आधा अगर 2 किलो का तो आधा वो भी तो 2 किलो का रहा होगा, और पूरा मिला देंगे तो 4 किलो का हो जाएगा। वही है ना, आधा परिमाप दिया है किताब वाला 36 का है, तो आधा में 36 का रहा होगा, पूरा मिला देंगे तो 72 का हो जाएगा।
तो यही है, यहाँ पे जो आयत का परिमाप है वो पूरा है, परिमाप है यहाँ पे। और देखते हैं कितना 72। इसको कैलकुलेशन कर लो और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अब 2 ये इंटू में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 72 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इक्वल इधर हो जाएगा। ये देखिए ये x और ये x दोनों जुड़ जाएगा, x और ये हो जाएगा कितना 2x प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे आ जाएगा कितना 36 बराबर हो जाएगा 2x प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हमको क्या करना होगा, अकेले करना पड़ेगा। तो ये 2x को अकेले करना, x को अकेले करना होगा तो 4 को हटाएंगे, 2 को हटाएंगे, देखिए रूल से हटाएंगे। पहले ये 4 को हटाओ, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 36 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 2x, 36 में से घटेगा 4 आएगा 32 2x, और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटू में इधर आएगा तो 32 इधर आएगा, तो इंटू इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 32 बटे 2 हो जाएगा, तो यानी आएगा कितना 16। मैंने पाया क्या यहाँ से, यानी x की वैल्यू आया 16 मीटर हमने पा गया। x की वैल्यू में कितना पाया, x की वैल्यू यहाँ से आ गया हमारा कितना 16 मीटर आ गया। अब विमाएं इसका निकाल लेते हैं। विमाएं में क्या था, लंबाई थी और क्या थी, चौड़ाई थी। लिख लेंगे अतः विमाएं में लिख लेंगे कि बाघ की क्या, बाघ की पहले लंबाई निकाल लेते हैं, और बाघ की लंबाई में कितना माना था x प्लस 4 था, और x की वैल्यू कितना आया 16 रख लो, और प्लस 4, और 16 4 हो जाएगा कितना 20, और 21 में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। बाघ की लंबाई 20 मीटर हो जाएगी। फर्स्ट यहाँ से निकल गया, और एक सेकंड विमा निकालनी थी, बाघ की क्या लंबाई, बाघ की चौड़ाई भी निकालनी थी। बाघ की क्या चौड़ाई भी निकाली थी, तो बाघ की चौड़ाई को मैंने कंसीडर किया था x, और x की वैल्यू कितना आया है, ये तो 4 आया है, ये 16 आया है, तो ये 16 हो जाएगा, किसमें हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी विमाएं को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टाइप के सवाल समझ में आए होंगे। और अगर ये लेक्चर और क्लास आपको बढ़िया लगा होगा तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सबको बताइएगा। तो चलते हैं, सो आज के इतना है, थैंक्स। अगर वीडियो फिर अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा।